सभी आमंत्रित रचनाकारों, बुद्धिजीवियों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे लिए ये अवसर सौभाग्य से कम नहीं है कि अरुण कमल जी, ऋषिकेश सुलभ जी, संतोष जी, अशोक जी, हमारे सखा डॉक्टर विनय कुमार जी, बहुत सारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग राजकमल चौधरी पर बात करने के लिए जुटे हैं। रामकृष्ण पांडे जिस धारा से आते थे वह राजकमल चौधरी की धारा थी, मगर राजकमल चौधरी आज के दिन में एक, भले ही हम उन पर चर्चा करने के लिए जुटे हों, इतना महत्व उन्होंने हासिल किया, लेकिन ये उन दिनों की कहानी नहीं है जब वो जीवित थे। वो हिंदी साहित्य में और मैथिली साहित्य में भी एक ऐसे केस थे जिसको पुलिस ने बंद कर दिया था, वो समाप्त कर दिए गए थे, उनका अध्याय बंद हो चुका था। ये इस केस को पुलिस ने बंद कर दिया था। और आज अगर राजकमल का साहित्य हम लोगों के लिए चर्चा का, चिंता का विषय बना हुआ है, तो ये देन है युवाओं की, जो राजकमल चौधरी के समय में युवा थे, जो फिर बीच के दौर में युवा हुए। जिस चर्चा पर राजेश जी अभी मेरी किताब का जिक्र कर रहे थे, मैं युवा था, और आज जो युवा है, इन लोगों ने राजकमल चौधरी को खींच के जिंदा किया है, नहीं तो उस अध्याय को हिंदी साहित्य के मुख्य धारा में बंद किया जा चुका था। अभी पिछले महीने हम लोगों ने राजकमल चौधरी का 93वां जन्मदिन मनाया है। 2029 में उनका शताब्दी वर्ष है। राजकमल चौधरी इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि मैंने पढ़ा है कि प्रेमचंद को छोड़कर हिंदी पत्रिकाओं के इतने विशेषांक किसी दूसरे लेखक पर आज तक नहीं निकला। राजकमल चौधरी पर इतनी पत्रिकाएं निकली, इतने पत्रिकाओं के विशेषांक निकले। अब जो शताब्दी वर्ष आ रहा है 2029, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और मैं बताऊं कि हिंदी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने मुझको इस लायक मानते हुए मुझसे अतिथि संपादक का दायित्व स्वीकार करने का अनुरोध किया। अब मेरे लिए भी कितनी बड़ी बात यह हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है राजकमल में कि उस समय की मुख्यधारा के साहित्य ने उनका अध्याय बंद कर दिया था, लेकिन अपने अपने समय के युवाओं ने उनको, जैसे उनकी कविताओं में आता है, अभी भी हम लोगों ने देखा कि वो जी उठता है मरा हुआ आदमी, जी उठता है मरा हुआ आदमी, कैसे जी उठा। दरअसल राजकमल चौधरी की पूरी कहानी शुरू होती है उनके मरने के बाद। जब वो मर के खत्म हो गए, उसके बाद ही उनकी कहानी शुरू होती है। और शताब्दी वर्ष में भी हम लोग देखेंगे कि वो मतलब कितने मौजू होकर वो हमारे सामने आते हैं। ऐसा क्या है राजकमल चौधरी में? मुझे लगता है कि और तो मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रहा हूँ इस पूरे दरमियान की, मुझे लगता है कि यही एक बात है कि जिस पर मैं कुछ अपनी बात रखूं, फिर हम लोग बात करेंगे तो और बातें आएंगी तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, राजकमल चौधरी ने जिस तरह से जीवन जिया, बहुत सारे उनके मित्र जो पहले थे
वो खुद उनके विरोधी बन गए। जैसे उनके परम मित्र मधुकर गंगाधर, जिनको अपना पहला उपन्यास जो उनका छपा था तो वो उन्होंने आदि कथा, वो उन्होंने मधुकर गंगाधर को समर्पित किया था। और वो मधुकर गंगाधर जब राजकमल चौधरी जीवन के सबसे विकट जीवन संघर्ष में थे, यानी पटना सर्जिकल हॉस्पिटल में, उस समय उनके विरोधी हो गए और इस तरह से उन्होंने प्रचारित किया कि कोई आदमी राजकमल चौधरी को कोई मदद ना करे, क्योंकि यह आदमी ठग रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब ये देखिए कि राजकमल चौधरी का सौभाग्य है कि उनका लिखा सारा कुछ आज हम लोगों के पास उपलब्ध है, उनका लिखा सारा कुछ छप गया। और हमारा सौभाग्य है कि उस आदमी ने जितनी सारी चीज़ें लिखी वो हमारे पास तक उपलब्ध हैं कि हम चाहें तो उस दुनिया में घुस सकते हैं। मधुकर गंगाधर के पास वो नहीं है, जबकि वो उनको खराब बता रहे थे उस समय में। राजकमल चौधरी को याद करने के पीछे और उनके पीछे जो युवा और तमाम अपने समय के जागरूक लोग राजकमल चौधरी की तरफ रहे, उनको जानने, उनको समझने, उनको पढ़ने की कोशिश में लगे रहे, इसके पीछे सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ये है कि राजकमल चौधरी ने एक ऐसी दुनिया के बारे में लिखा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। एक नया संसार अनावृत होता है राजकमल चौधरी के साहित्य के साथ। वो संसार क्या है? हम आप सब लोग जानते हैं कि राजकमल ने एक ही विषय पर लेखन किया और वह है स्त्री पुरुष संबंध। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा विषय है कि जो सनातन विषय है, सभी युग में इस पर लिखे गए हैं और सभी युगों में इस पर लिखे जाएंगे। अब जैसे उच्च वर्ग की विशिष्टताओं के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ हमें उपलब्ध होता है, उनकी माने कलाओं के बारे में, कला प्रतिमानों के बारे में, काव्य शास्त्र के बारे में, काव्य की दुर्लभ कृतियों के बारे में। राजकमल चौधरी की दुनिया बहुत बड़ी थी, उसमें कालिदास भी आते थे, विद्यापति भी आते थे और मलय राय चौधरी भी आते थे, एलन गिन्सबर्ग भी आते थे। बड़ी व्यापक दुनिया थी। इतना ही बड़ा उनका मित्रों का संसार था। और कोई किसी शहर में, किसी अदने से शहर में कोई एक छोटी पत्रिका 32 पेज की, 16 पेज की निकल रहा है और वो आपको संजोग से आप उस दिन उस शहर में थे और उस गोष्ठी में घूमते हुए चले गए तो आपको बड़ा अचरज लगता कि आप उसमें राजकमल चौधरी की रचना छपी हुई है। इतने सहज सुलभ थे वो अपने समय के रचनाकारों के लिए। जबकि दूसरी तरफ की सच्चाई यह है कि उनको लिखते हुए किसी ने नहीं देखा था। वो 1960 के बाद लगातार बीमार रहे और कितनी बार तो ये हुआ कि मरने से कम 5 बरस पहले से ये दौर कई बार आया कि जबकि लगा कि इस बार अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन वो बार बार बचते रहे। आखिरी बार उन्होंने अपने मित्र चंद्रमौली उपाध्याय अजब अजब लोग थे उनके साथ भी। चंद्रमौली उपाध्याय चाय की दुकान चलाते थे इस पटना शहर में और उनके मित्र थे। और ऐसे मित्र थे कि फिर आप उनके साहित्य संसार में आप घुसें तो आपको पता चलेगा। उनकी पत्नी को वो मेम साहब कहते थे। मेम साहब को कितनी रचनाएं उन्होंने अपनी समर्पित की हैं, कितनी जगहों पर उनकी चर्चा हुई है। और मुक्ति प्रसंग के दौर का तो वो पूरा वो समय जब वो आखिरी बार बीमार पड़े थे
तो जो लोग, चंद लोग उनके साथ लगातार उनकी सांसों के साथ बने हुए थे, उसमें से एक चंद्रमौली उपाध्याय थे। कहते हैं कि राजकमल के निधन के बाद, बहुत बाद, उन दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। एक एस अतिवल हुआ करते थे, वो नवल स्टूडियो उनका था और वो उनके मित्र हुआ करते थे। राजकमल जैसे ही मरे, एस अतिवल बनारस के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब पटना में क्या बचा। उन्होंने सब बोरिया बिस्तर समेट के वो लौट गए, यहाँ से पटना छोड़ दिया। उन्होंने लिखा है कि मुझे जिंदगी में उनकी बड़ी, माने उनका विचार ऐसा था कि जीवन दर्शन और संघर्ष, ये दो चीजें जब तक लेखक में रहती हैं तभी तक लेखक जिंदा रहता है। जीवन दर्शन और संघर्ष जिस दिन उसका चुक जाता है, लेखक उसी दिन मर जाता है, भले ही देह से वो उसके बाद भी कई वर्षों तक जिंदा रह जाए। अपने लिए इन दोनों चीजों को के प्रति वो हमेशा साकांक्षी रहे और ऐसी दुनिया में वो घुसते रहे कि जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों के लिए बिल्कुल अनजाना है। उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन में दो तरह की स्त्रियां आई। ये साझा गाछ उनकी बहुत मशहूर मैथिली कहानी है, आत्मवृत्तात्मक। लिखा है कि मेरे साथ, मैंने दुनिया में दो तरह की स्त्रियां मुझे दिखाई पड़ी। एक मेरी पत्नी शशि चौधरी जैसी, मेरी भाभी जैसी, और दूसरी वो जिनको कुछ खरीदना है और इसलिए कुछ बेचना है। अब इस स्त्री का संसार, और उन्होंने अपने बारे में लिखा कि मेरा जो जीवन रहा है वो उस दुनिया से भागकर मैं इस दुनिया में आता हूं और इस दुनिया में तमाम समय तड़पता रहता हूं उस दुनिया में वापस लौटने के लिए। तो उसमें जो अंधेरा है, अब जैसे स्त्री को देखें आप, स्त्री को देखने का नजरिया क्यों राजकमल भविष्य में बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा वो पढ़े जाएंगे और भी ज्यादा उनके प्रति उत्सुकता रहेगी। अब स्त्री को जो उन्होंने देखा है, स्त्री पुरुष संबंध को, उन्होंने श्लीलता और अश्लीलता के दायरे से बिल्कुल हटकर, जैसे श्लीलता और अश्लीलता नामक कोई चीज होती भी है, ये उस आदमी की समझ से सिरे से गायब है, ये कोई चीज होती ही नहीं है। और उन्होंने लिखा कि मेरी अपनी रचनाओं के बारे में लिखा, जो मैंने आपको कहा था कि पुलिस ने वो फाइल बंद कर दी, तो उन्होंने लिखा था ऐसे लोगों के बारे में कि पुलिस मनोवृत्ति के लोग मेरी रचनाओं को ना पढ़ें, कृपया ना पढ़ें। उन्होंने मना किया था कि ऐसे लोग मेरी रचनाओं को ना पढ़ें। तो श्लीलता अश्लीलता को अगर हम छोड़ दें तो फिर इस राजकमल ने स्त्री को देखने का कौन सा नजरिया पेश किया? उन्होंने नजरिया पेश किया कि स्त्री का जो संघर्ष है और उसकी पीड़ा है, उसके पीछे जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में स्त्री को देखना चाहिए। अब बताइए, ये बात कभी खत्म होने वाली है क्या? उनका जो विद्रोह है वो दो चीजों के प्रति वो विद्रोह एक साथ है कि एक तो परंपरा से का मतलब सनातन धर्म के साथ उनका ठना रहता है। ईश्वर को कहते हैं वो मलत्याग की मुद्रा में बैठा हुआ नकली ईश्वर। ये मुक्ति प्रसंग की पंक्ति है, मेरे अंदर मलत्याग की वैष्णवी मुद्रा में बैठा हुआ नकली ईश्वर। और इतने बिंब और मिथक उन्होंने पौराणिक शास्त्रों से लिए और सब पर्दाफाश करने के लिए
बड़ी बड़ी रचनाएं हमें लिखी मिलती हैं भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए, लेकिन इसका खोखलापन अगर आपको देखना हो तो राजकमल चौधरी से बेटर सोर्स आपको नहीं मिल सकता है। इसका खोखलापन अगर आपको देखना हो, और वो खोखलापन केवल भारतीय संस्कृति माने तथाकथित भारतीय संस्कृति का ही नहीं, आधुनिकता का भी। क्योंकि उच्च वर्ग के बारे में, चाहे आप उसको उच्च मध्य वर्ग कहें या उच्च वर्ग ही कहें, भारत के संदर्भ में तो आपको उच्च वर्ग ही कहना पड़ेगा। उच्च वर्ग को जो हम जानते हैं वो केवल दूर से जानते हैं। राजकमल इतने करीब से आपको ले चलेंगे, उसके पास दिखाएंगे सारी बातें कि सुरेंद्र चौधरी ने बड़ा अच्छा लिखा है एक जगह कि जब राजकमल चौधरी के रचना संसार में जब आपका प्रवेश होता है तो वो सारा कुछ जो है किसी भीषण दुस्वप्न की तरह घटित होता है, बहुत तेज गति में, बहुत तीव्र, और कहीं पर आपको एकदम संक्रमित कर लेता है, कहीं बिल्कुल बेचैन कर देता है, उत्तेजित कर देता है और अभिभूत कर देता है। आपको केवल उस दुनिया में घुसने की जरूरत रहती। और राजकमल चौधरी को मैं कह रहा था कि लिखते हुए किसी ने नहीं देखा, वाकई वो लिखते थे रात में। और राजकमल से अगर मैं आज के दिन में 57 साल का हूं तो 47 साल से कम राजकमल चौधरी से जुड़ा रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को बचपन से जानता हूं, इतने मैंने स्रोतों से गुजरा हूं और उनका गवाह हूं, ये तो मित्रों ने बताया। और इतने छुटपन में मैं उनसे जुड़ गया था। आप अंदाजा करें कि पहली किताब का जो जिक्र हो रहा था, कहानी संग्रह, मैथिली में उनकी 37 कहानियां हैं, हिंदी में 250 के करीब। मैथिली कहानियों का उनके बहुत चाहते थे कि जीते जी कोई संग्रह छपे। दरअसल राजकमल को हम जितना अव्यवस्थित देखते हैं, अब तो सारी चीज़ों को जानने समझने और उनको परखने का अवसर आया है। अब तक तो इस केस को बंद किया जा चुका था नए सिरे से। और देवशंकर नवीन ने जो रचनावली का संपादन किया है वो भी हमारी महिषी स्कूल के है। उसी माने सिलसिले से उनकी यात्रा शुरू होती है। बल्कि कहना चाहिए कि राजकमल रचनावली का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के साथ हो तो देवशंकर नवीन हमारे लंगोटिया मित्र हैं एकदम बचपन के। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हुआ करता था, ये मैं आपको 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, उस दौर में राजकमल चौधरी के राजकमल प्रकाशन के जो मैनेजर हुआ करते थे मोहन गुप्त से हम दोनों विद्यार्थी, मैं और देवशंकर नवीन एक साथ मिले थे। वो राजकमल रचनावली की मैंने के प्रकाशन की मैंने वो पहली बातचीत थी। तो ये किताब जो मेरी आई, तब मित्रों का ये कहना है कि राजकमल चौधरी के बारे में किताब है। राजकमल चौधरी के उस किताब की आत्मा में 2 किताबें मैंने लिखी, एक नागार्जुन पर और एक राजकमल चौधरी पर। राजकमल चौधरी पर जो किताब है दरअसल वो संस्मरण की किताब है, और संस्मरण यानी कि मेरा संस्मरण। उसमें 3 अध्याय हैं और 3 अध्याय में से 2 अध्याय का नायक मैं खुद हूँ, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। और एक जो बीच का अध्याय है, दूसरा अध्याय, उसके नायक जो हैं वो उपेंद्र चौधरी हैं। उपेंद्र चौधरी संबंध में राजकमल के चाचा लगते थे, लेकिन उनके मित्र थे, हम उम्र थे, दोनों साथ रहते थे, साथ पढ़ाई लिखाई के दिनों से, और पूरे जीवन जुड़े रहे। हम लोग उनको परदेसी काका, राजकमल भी परदेसी काका बोलते थे। रिटायर्ड होकर वो गांव ही आ गए, पहले से भी गांव से जुड़े रहते थे और उनके साथ बहुत गहरी संगति रही। तो एक किस्सा चलता है, किस्सा ये चलता है कि एक लेखक जो 10 वर्ष पहले मर चुका था, इस गांव का था, और अब इस गांव में कुछ लड़के ऐसा पैदा हो गए हैं कि उसको जिलाना चाहते हैं।
और गांव ऐसा है कि उसको उसकी चर्चा तक पसंद नहीं करता। वो लगता है कि वो आदमी अगर जीता रहता तो इस गांव में ये सभ्य माने संस्कृति का बचना मुश्किल था, धर्म बचना मुश्किल था। धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, धर्म नहीं बचता। कमोबेश हिंदी साहित्य की भी यही राय थी राजकमल चौधरी के बारे में, और मैथिली साहित्य की तो अटूट रूप से थी, बिल्कुल यही राय थी। और हमारे महिषी में जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है वो रामशाला को माना जाता है। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी ने उसकी स्थापना की थी, जो हमारे इलाके के नाथ संप्रदाय के आखिरी संत थे, बहुत सिद्धियां प्राप्त थी उनको। और वो जो रामशाला है वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा मैथिल करते हैं, मिट्टी के बने हुए शिवलिंग, और उस पर मिट्टी नहीं डाली गई है, वो तमाम पार्थिव शिवलिंग हैं। तो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम भी करने की अनुमति नहीं देते हैं ग्रामीण लोग उस मंच पर। और हम लोगों ने ठाना था कि राजकमल जयंती हम लोग सो रामशाला पर करेंगे। ये पूरी कहानी उसमें आती है, बस वो एक कहानी है। फिर उसकी जो लुप्त रचनाएं हैं, अब उनकी एक लुप्त रचना एक उपन्यास खोजने की कहानी उसमें आई है, आप देखेंगे बहुत रोचक है। वो उनका एक उपन्यास था, उपन्यास उनके हैं मैथिली में और 8 हैं हिंदी में, कुल 11 उपन्यास हैं उनके, 250 के करीब कहानियां हैं। बहुत कायदे से चीजें वो करने की कोशिश करते थे। जैसे कि हमें सूचना है कि 20 पांडुलिपियों की चर्चा मिलती है कि जो राजकमल चौधरी ने कविताओं की पांडुलिपियां तैयार की थी अपनी। आखिरी समय तक जो हम लोग ढूंढ पाए हैं वो 4 ही ढूंढ पाए हैं। तो देवशंकर नवीन तो कहते हैं कि लगभग 1000 पृष्ठ की सामग्री बची रह गई है, मगर मेरा ख्याल है कि जो 3500 पेज की जो उनकी रचनावली छपी है, लगभग उतनी ही अभी अप्रकाशित है, जबकि उस आदमी को किसी ने लिखते हुए नहीं देखा। एक बड़ा रोचक संस्मरण योगीराज ने लिखा है, और राजकमल चौधरी बताते थे, उपेंद्र चौधरी को बताया था उन्होंने, और बहुत पक्का स्रोत है ये, इस बात लिखा भी है उन्होंने कि 11 साल की उम्र के बाद मैं कभी नहीं सोया, मुझे नींद नहीं आई। और उपेंद्र चौधरी बताते थे कि ये बात सच सच थी। उस आदमी को तो मर जाना ही था, या तो वो मर जाता या पागल हो जाता, वो कभी नहीं सोया। और जो शराब पीते थे, गांजा पीते थे, ये तमाम, या जो मतलब वो अपने बारे में अफवाह फैलाते थे और लोगों को व्यस्त रखते थे। अक्सर बड़े आराम से वो कहा करते थे कि अरे मैं इतने सारे लोगों को व्यस्त रखता हूँ अपनी चर्चा में, या मतलब अधर्म चर्चा में, अधर्म का वो लोग विरोध करते रहते हैं, तो ये क्या मेरी कम साहित्य सेवा है? इसको छोटी बात समझते हो? ये साहित्य सेवा भी मैंने ये है, इतने लोगों को मैं व्यस्त रखता हूँ। वो बहुत सारे उनके दोस्त थे, दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, और फिर जो कार्यक्रम बनता था फिर कार्यक्रम के पीछे हो जाना। और रात में विद्यार्थी जीवन के बारे में मुझे उपेंद्र चौधरी ने बताया था कि रात में जब मारवाड़ी कॉलेज के हॉस्टल में वो रहते थे, तो उन दिनों तो ऐसा होता था, कभी कभी ही वो उनको पढ़ने का ज्वार चढ़ता था कि वो सबके लालटेन का तेल निकाल के अपने लालटेन में डाल लेते थे, और जब सब कोई सो जाते थे, मतलब सब लड़के सो जाते थे, तो वो राजकमल चौधरी की पढ़ाई शुरू होती थी। और जब सुबह लोगों के उठने की बेला होती थी तो राजकमल सोए हुए रहते थे। कितना तेज पढ़ते थे इसके बारे में विवरण मिलता है कि एक बार राजकमल ने बड़ा सा बंडल लाया कहीं पुस्तकालय से या कहीं से मित्रों से, उसमें ढेर सारी किताबें और पत्रिकाएं बंधी थीं, और वो कई दिनों तक बंधी की बंधी रही। तो एक दिन परदेसी काका ने पूछा कि क्या मैं ये चीज़ों को तुम लाए हो, तुम पढ़ोगे नहीं? हाँ पढ़ेंगे किसी दिन। और एक रात में उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ गए, एक ही रात में उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। तो उपेंद्र चौधरी ने मुझे बताया कि जानते हो, और उपेंद्र चौधरी जब राजकमल की चर्चा करते थे
तो एक गौरव भरा रहता था। ये देखना भी कितना मतलब अद्भुत ये प्रतीति है कि एक गौरव भरा रहता था कि जिसको कि तमाम लोग कह रहे हैं कि उसने मतलब वो नरक था, उस गांव में उसका जिक्र तक करना निषेध है, और उसमें उनके अपने संबंध का, उसी खानदान का एक व्यक्ति, सो ये गर्व से भरा हुआ है कि राजकमल चौधरी मेरा मित्र था। तो परदेसी काका ने बताया कि जानते हो एक दिन मुझे शक हुआ कि आदमी झूठ बोल रहा। तो जो किताब मेरे हाथ में आया उसका जो पन्ना उलट जाए उस पन्ने से मैंने पूछना शुरू किया कि इस पत्रिका के इस अंक में जो ये लेख छपा है इसके बारे में बताओ, और फटफट सब कुछ बता दे। तो ये था उनके पास जो सूचनाएं थी अद्यतन रहते थे पूरे माने देसी विदेशी तमाम साहित्यों के प्रति किस तरह। तो इसका बहुत रोचक एक अनुभव मुझे हुआ कि उनकी कहानी में कोई संदर्भ आया तो उस संदर्भ को देखते हुए मैंने वो कोई अपरिचित शब्द मिला, और शब्द भी क्या, अभी तो आपने सुनी वो कविता जो डॉक्टर साहब सुना रहे थे, या अन्य भी कविताओं में जो बिंब के प्रयोग किए गए हैं, जो प्रतीक आए हैं, जो मिथक के प्रयोग उसमें किए गए हैं, ये सब इतना सारा कुछ उसमें भरा हुआ है कि जरा आप, अब तो बहुत आराम है, आदमी की पहुंच में सूचनाएं हैं, इंटरनेट पर जरा उसमें से किसी एक शब्द को आप सर्च कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो मतलब वो पूरी दुनिया और इस मतलब जिस सिलसिले में उन्होंने उस शब्द का व्यवहार किया है, तो ये एक नया संसार खुलता है। तो इतना सारा कुछ भरा हुआ एक संदर्भ में, और वो बस एक लाइन एक शब्द में वो कह के आगे बढ़ गए। उनको कहना कुछ और है, और वेग, इतना प्रचंड वेग उनकी रचनाओं में कि उस वेग से निकलना, उसके संक्रमण से बच पाना बहुत मुश्किल। उनके लिखने के बारे में एक बड़ा रोचक किस्सा योगीराज ने लिखा है अपने एक संस्मरण। उन्होंने लिखा है जब वो पुतियारी में रहते थे कलकत्ता में, ये उनके पहले दौर के कलकत्ता निवास के बारे में कह रहा हूं, तो दोनों आसपास एक ही मोहल्ले में दोनों का घर था। योगीराज मैथिली के बड़े प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, एक ही मोहल्ले में दोनों रहते थे और सुबह को अक्सर मिलते थे, और साथ चाय पीने की इच्छा राजकमल की खुद रहती थी कि दोनों दोस्त मिल के बैठ के बातें करेंगे। तो एक सुबह वो आए तो राजकमल चौधरी सोए हुए थे। अब सोए हुए कितना थे, मैंने आपको बताया कि 11 साल की उम्र के बाद उस आदमी को कभी नींद नहीं आई, और ये मतलब डॉक्टर साहब बता सकते हैं बेहतर उनकी रचनाओं के साक्ष्य के आधार पर कि इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर हमारे स्रोत जो बताते हैं वो बात सही है। तो योगीराज ने देखा कि उसमें पूरा वो डस्टबिन भरा हुआ है, और वो तो अक्सर ही भरा रहता था, पूरा डस्टबिन भरा हुआ है। तो उन्होंने उत्सुकता, राजकमल सो रहे हैं दूसरे तो अपने स्टडी रूम में ये थे बैठे हुए, तो उन्होंने कागज को निकालकर और सबको जोड़ना शुरू किया समय काटने के लिहाज से, और फिर उसको पढ़ने लगे। तो सिलसिला बन निकला, वो 40 पृष्ठ लिखे हुए थे। और उस रात राजकमल ने कोई उपन्यास शुरू किया था, और वो 40 पृष्ठ लिखने के बाद उनको लगा कि नहीं, बात जम नहीं रही है, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। तो योगीराज ने लिखा है कि मैंने पूछा कि भाई ये बात तो ठीक ही जा रही थी, इसको क्यों आपने फाड़ दिया? तो ये कौन कह सकता था कि राजकमल चौधरी, आपके लिए जो बात ठीक ही जा रही है वो राजकमल चौधरी के लिए कैसी जा रही थी, ये कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता था। और सकल एक वाकया मुझे याद आता है कि राजकमल के निधन के दूसरे दिन, यानी कि 20 जून को जो दिल्ली के कॉफी हाउस में जो साहित्यकार लोग उस दिन जुटे, तो राजकमल की मौत ही चर्चा का विषय था। तो एक हरिकिशोर द्विवेदी, वो भी चिकित्सक से डॉक्टर रहे हैं, तो हरिकिशोर द्विवेदी वहाँ थे कॉफी हाउस में। उन्होंने एक संस्मरण लिखा है कि लोग क्या चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय यह था कि साले तुमने मरवा दिया राजकमल को, तुमने मरवा दिया।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, ना तुम ऐसा करते, ना वो ऐसा होता, ना वो ऐसा होता, मतलब ये चर्चा का विषय था। हरिकिशोर को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि सालो ये भाषण तुम दे रहे हो, अगर राजकमल अभी भी वो जिंदा हो जाए और ये चर्चा सुन ले तो वो टेबल ठोक के वो कहता कि मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं मरवा सकता था। जब तक मैं जिया अपनी शर्तों पर जिया, और जब मुझे मरने का मन हुआ तो मैं मर गया, अपनी शर्तों पर जीने वाला। भारतीय समाज में ये चीजें जो बदलती हैं बहुत आहिस्ते से बदलती हैं, हम सब जानते हैं, बहुत आहिस्ते से। मैंने वो बैलगाड़ी भी चलती रहेगी, जेट विमान भी ऊपर उड़ता रहेगा, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। कुछ लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने, होता क्या है कि चीजें बदलते बदलते एक खास समय में कुछ चीजें शक्ल लेती हैं, और जब चीजें शक्ल ले रही होती है उस समय में पहचान जाना, मुझे लगता है कि किसी भी जेन्युइन लेखक की सबसे बड़ी जो कोशिश होती है वो यही कोशिश होती है, कुछ चीजें वो ऐसी पकड़ सके जो सिर्फ उसी के समय काल में घटित हो रही थी, बाद में वो चीजों के माने सभ्यता अभ्यस्त हो जाती है। तो राजकमल चौधरी ने जितनी चीजें पकड़ी अपने माने समय में, जो चीजें उनके समय में समाज में बदल रही थी, और ये सारा कुछ उनमें बिखरा हुआ है। उसको उसमें जब हम घुसें, उसकी परख करें तो वो चीजें पता चलेंगी आपको। जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि गांव में तो जो लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, कुछ व्यवसायी रहते हैं, नौकरिहारे रहते हैं, कुछ जमींदार के खानदान के लोग रहते हैं, और कोई पेशा शायद नहीं। राजकमल चौधरी ने खोज के निकाला कि नहीं, एक नया पेशा गांव में कायम हुआ है, वो है दलाली का पेशा। और आज तो संस्थाबद्ध रूप है, जितनी योजनाएं चलती हैं सरकारी गैर सरकारी, सब योजनाओं के अलग अलग दलाल हैं, और वो हर टोले में बटे हुए हैं, और किसी के क्षेत्र में कोई माने वो क्या अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कोई नहीं जाता है। तो ये दलाली का मुझे लगता है कि जो साहित्य में पहली बार ये गांव में एक नए पेशे का जन्म, वो राजकमल की कहानियों में वो देखेंगे कि बड़ी प्रसिद्ध जो उनकी कहानियां हैं। मैथिली में जो मुंशी जी नाम का एक पात्र आता है, कहीं कहीं भोला मास्टर पात्र आता है। तो ये सब का क्या धंधा है, तो वो मैंने दलाली उसकी धंधा है। वो आपका जीवन चाहे वो तो आपका जीवन जीना दूभर कर देगा, परेशान कर देगा, आपको भाग जाना पड़ेगा वहां से। तो इन चीजों को, अब ये चीजें स्त्री पुरुष संदर्भ, माना अब वो तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर रखा, स्त्री पुरुष संबंध के सिलसिले में अगर आप सोचें तो क्या चीजें नई जन्मी। और क्या होता है कि एक तरफ तो जो भारतीय सभ्यता जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसका जो खोखलापन है, विभत्सता है, उसका तो मतलब इतना प्रखर प्रवक्ता आपको मिलना मुश्किल है। दूसरी तरफ जो आधुनिकता की भीषणताएं हैं, आधुनिकता की भीषणताएं, उसके जो मतलब बड़े कठिन और बर्बाद कर देने लायक योग्य जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे समाज में चारों तरफ बिखरे हुए हैं, उसकी पहचान, अचूक पहचान है राजकमल चौधरी। अपनी कविताओं में वो इतनी सघनता से वो काव्यानुभूति को व्यक्त करते हैं, और उनकी काव्यानुभूति में इतनी तीव्रता होती है, जो कि अभी आप लोगों ने रचना पाठ का अनुभव भी सुना। जब महावन कविता का पाठ चल रहा था, महावन मैथिली की बहुत बड़ी प्रसिद्ध कविता है, और कितने प्रकार से कविताओं की व्याख्या की जा सकती है। मैंने दो बहुत महत्वपूर्ण कविताओं का भी पाठ हुआ। एक तो शीर्षक बताएं। हाँ 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 हाँ, शव यात्रा में, शव यात्रा का मृत संगीत,
सब यात्रा का अमृत संगीत, दास कविता और मुक्ति प्रसंग, 3 कविताएं हिंदी से और 1 महावन मैथिली से, ये 4 कविताएं आप पढ़ लें तो मुझे लगता है कि राजकमल में प्रवेश करना सुगम हो जाएगा। उन्होंने निराला की मृत्यु पर वो कविता लिखी गई है। निराला की मृत्यु जिस समय हुई है, मृत्यु पर ही उसमें, उस कविता में जहां जहां उन्होंने कहा है तुम्हारे या तुमने, मैंने निराला ने, निराला के बारे में वो उनको संबोधित है, उनकी मृत्यु पर वो कविता लिखी हुई है। लेकिन उसमें पूरा युग बोलता है। यही राजकमल चौधरी के साथ होता था। इतनी तीव्रता और इतनी सघनता कि उसमें मतलब सारा कुछ कैसे प्रकट हो जाता था, इसका मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाता हूं। महावन कविता के बारे में, कविता की आलोचना विधियां अनेक हैं और जितनी हम लोग सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। कैसे? तो हमारी मैथिली में एक मणिपद्म हुआ करते थे। मणिपद्म को बहुत सारे लोग जानते हों, पुरानी पीढ़ी के क्रांतिकारी लेखक थे। 1942 के आंदोलन में भूमिगत रहकर उन्होंने काम किया। जिंदगी भर गांधी टोपी लगाते थे। पुरानी पीढ़ी के थे लेकिन राजकमल चौधरी के भी प्रशंसक थे। तो हम लोग जब रामशाला पर, मैंने कह रहा था कि हम लोगों ने राजकमल जयंती मनाना शुरू किया था, तो उसमें आने वाले, हर साल आने वाले जो बड़े लेखक थे उसमें से एक मणिपद्म थे। एक बार मणिपद्म ने भाषण किया, उसमें उन्होंने कहा कि महावन कविता तो मिथिला मिहिर में जब छपी 66 में ये कविता छपी थी। जब महावन कविता मिथिला मिहिर में छपी और मैंने इसको पढ़ा तो मैं समझ गया था कि इस व्यक्ति की मृत्यु अति सन्निकट है। कैसे समझ गया था? तो आलोचना विधियां तो बहुत सारी हैं। हम लोगों की भी एक आलोचना विधि है। हम लोग का मतलब वो तांत्रिक थे और राजकमल चौधरी भी तांत्रिक थे। तंत्र की दीक्षा ली थी और उसमें बड़ा रुचि, बहुत रुचि थी उनकी। वो आप उनको नास्तिक आप नहीं कह सकते राजकमल चौधरी को। उग्रतारा, यूं उग्रतारा के बारे में यह भी वो कह सकते थे केवल आपको चिढ़ाने के लिए कि फूल बाबू कहाँ गए थे, तो बस यही उग्रतारा के साथ भोग करने गए थे, जबकि उनको प्रणाम करने गए थे। वो मैंने हमारे गांव में नियम है कि सुबह में लोग पूजा करने जाते हैं और शाम को दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन करने गए थे लेकिन वो पंडित जी ने पूछ दिया तो पंडित जी को चिढ़ाने के लिए कह दिया कि उग्रतारा के साथ भोग करने गए थे। तो लेकिन एक गहरी श्रद्धा। तो मणिपद्म की चर्चा में कर रहा था, तो मणिपद्म ने कहा कि मैं समझ गया था, क्योंकि हम लोगों की भी अपनी एक आलोचना पद्धति है। उसमें जो खास तौर पर 2 शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था कि उसमें पेड़ के धोधल में, खोखले में जो गिद्ध है उसका रंग जो उन्होंने बताया था पीला और काला। अब रजनीश ने वो कविता पढ़ी है, आप याद कीजिए, और वो उसका नाम पुकारता है और कहता है कि मतलब इस बार तुम ही अपने इसमें ये प्राण का बूंजा बूंजोगे। तो और चीजें नहीं, और चीजें तो यूं भी कोई लिख सकता था, लेकिन आप कोई चीज को अगर अंकित कर रहे हैं अपनी रचना में, तो उसका रंग क्या होगा ये तो आपका अवचेतन तय करता है। वो कहां पे है अवस्थित, कैसी उसकी आकृति है, ये आपका अवचेतन तय करता है। और अगर आप सघनता में अभिव्यक्त होते हैं, सघनता में आपकी काव्यानुभूति उसमें बह रही होती है तरल द्रव की तरह, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल जाती हैं कि आपको खुद नहीं, जैसे गालिब ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम कहाँ होते हैं। उसके रंग, गिद्ध के रंग से हम लोग समझ गए। मैं संचालन कर रहा था और मुझे लगता है 17-18 साल का नौजवान रहा होऊंगा। मैंने विरोध कर दिया कि आप अगर जान रहे थे और तो बड़े बुजुर्ग होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता था, आप उनको बचाते, आप उनको ऐसे मशवरे देते, आप उनके लिए कुछ करते।
वो फिर एक बार उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं अगर उनको बताता, रोकता तो उनकी समझ में आ जाती बात? उनकी समझ में बात नहीं आती, वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो जिस भाषा में राजकमल ने लिखा वो एक अलग से ऐसी है कि मतलब वो उनको बहुत लंबे समय तक हमारी स्मृति से निकलने नहीं देगी। जिस भाषा में उन्होंने लिखा, इतनी त्वरा संवेगमय उनकी भाषा है, और वैसे उसको उसकी शैली है, उसका शिल्प है कि असंभव है उसके सम्मोहन से निकलकर बचना। तो आज तक राजकमल हमारे पास मौजूद हैं, और मैंने इस बात के पूरे आसार नज़र आते हैं कि आने वाले समय में राजकमल की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए कि जो भारतीय संस्कृति की जहालत है वो भी बढ़ती जा रही है, और जो आधुनिकता का तकाजा है उसके जो विभत्स रूप हैं वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो उस आदमी की तो और वो उसको वो जानता है, वो उसकी दुनिया, मैंने कहा कि आपको अपने लिए वो एकदम अनजानी दुनिया लगेगी, एकदम से व्यामोह में आप पड़ जाएंगे। तो ऐसे राजकमल चौधरी को याद करने के लिए मैं इंद्रधनुष परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि राजकमल चौधरी पर सुचिंतित रूप से कुछ और करने की योजना बनाएं, कि जिससे कि आम पाठक का उनसे दोस्ती होना संभव हो सके। राजकमल से दोस्ती बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने समय को पहचानने के लिए, और हमारे सामने आगे के दिनों में क्या होने जा रहा है इसकी थोड़ी परवाह करने के लिए। धन्यवाद।